गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। आप सभी श्रोताओं का आज के व्याख्यान में स्वागत है और आप सभी श्रोताओं को, जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला प्रश्न है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, जो कि आया है। एक सीनियर सिटीजन है सुरेश शर्मा जी, जो बराबर प्रश्न करते हैं। वो इंजीनियर थे और बैंक के सर्विस में थे, रिटायर किए और अभी आर्बिट्रेटर का काम करते हैं और बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं और बहुत तरह तरह का लॉ में टेक्निकल सवाल पूछते हैं और लगता है कि बराबर वो अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए उनका प्रश्न बहुत सटीक होता है और बहुत टिपिकल होता है। और उसी संदर्भ में उनका पहला प्रश्न आज हम ले रहे हैं, इसलिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से संबंधित और भी कई लोगों का कई तरह का प्रश्न पहले भी आता रहा है। छोटा छोटा प्रश्न रहा है, अलग अलग संदर्भ में रहा है। उसमें कुछ जुडिशियल ऑफिसर लोग का भी प्रश्न रहा है। तो अभी सभी प्रश्नों को हम समाहित कर रहे हैं। हालांकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर जहाँ तक हमको याद है, हमने क्लास लिया था जुडिशियल एकेडमी में जुडिशियल ऑफिसर्स का। तो अगर प्ले लिस्ट में देखेंगे तो इस पर डिटेल्स में होगा मेरा लेक्चर। अगर प्ले लिस्ट में आप लोग जो देखे हुए हैं या सुने हुए हैं इस लेक्चर को, तो अच्छी बात है। और आज का कुछ डिफरेंट कंटेक्स्ट में जो सवाल है उसको समाहित करते हुए आज का ही हम लेक्चर प्रारंभ करते हैं। और जब भी हिंदू सक्सेशन एक्ट का मैटर समाप्त हो जाएगा तो कुछ सीपीसी से संबंधित भी प्रश्न है उसको लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस जो लैंड लॉ से संबंधित है क्वेश्चन उसको लेंगे। तो श्री सुरेश शर्मा जी पटना से ही लिखते हैं और मुझे लिखते हैं सवाल। वो व्हाट्सएप पर टाइप किया हुआ, बहुत छोटा सा और बहुत पिन पॉइंटेड है और टाइप किया हुआ है, पढ़ने लायक है। जैसा कि हम बराबर अनुरोध करते हैं आप लोगों से, तो ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक है। उनका लिखना है, स्टेटस ऑफ सन ऑफ ए predeceased daughter of a predeceased daughter is lower than son's daughter's son. Still former one is under class 1 heir and the latter one is class 2 heir. Is it misprint or inadvertent omission of the writer of the book? Please enlighten. सुरेश शर्मा जी और भी लोग जो सुन रहे हैं ये भी इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी चिंता वाजिब है और जिस किताब में पढ़े उसका उन्होंने एक पढ़ने का फोटो कॉपी भी दिया है और उसी से उन्होंने लिखा है। इनका कहना है, सबसे पहले जो कहते हैं सन ऑफ ए predeceased डॉटर, माने कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है और उसकी लड़की एक है जो पहले मर गई थी और डॉटर सन ऑफ ए predeceased डॉटर ऑफ ए predeceased डॉटर, सन ऑफ ए predeceased डॉटर। तो एक व्यक्ति एक्स है, उसका एक लड़का सन है ना, और उसकी एक लड़की है, वो मर गई और उस लड़की का भी एक लड़की है। तो ये हो जाता है 1, 2, 3 चौथे जनरेशन में चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इज लोअर देन, किससे नीचे है? सन्स डॉटर सन, और एक व्यक्ति एक्स है, उसका एक लड़का है और एक लड़की है, यानी कि वो पोती हो गई, तो तीसरे जनरेशन में है। द सन्स डॉटर सन स्टिल फॉरवर वन इज अंडर क्लास 1 ईयर एंड दी लेटर वन इज क्लास 2 ईयर, यानी कि जो तीसरा पीढ़ी में है वो क्लास 2 ईयर में कैसे हो गया और जो चौथा पीढ़ी में है वो क्लास 1 ईयर में कैसे हो गया। तो इनको डाउट हुआ, ये गलत लगता है, इनको डाउट हुआ और डाउट हुआ तो इन्होंने कहा कि या तो हमारे किताब में गलत छपा हुआ है या असावधानी के कारण ऐसा हुआ है, छपाई में हुआ है, या कुछ वर्ड मिसिंग है जो किताब लिखने वाले से मिसिंग हुआ है। तो प्राइमा फेसी देखने से तो लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले इनका जवाब देने के लिए जो बुक है, ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक को हमने निकाला है। ऑथेंटिक बुक से शर्मा जी
अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर सुनिएगा, हम ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा या अपने किताब से मिलाइएगा। और हम पढ़ते हैं उसमें क्या गलती है। छपाई में हो सकता है गलती हो, कॉमा या सेमी कॉलन एक जगह होना चाहिए था। वो होना चाहिए था कहाँ, सन ऑफ ए पीडीसी डॉटर के बाद कॉमा होना चाहिए था। कॉमा होने की जगह पर हो गया ऑफ ए पीडीसी डॉटर। ऐसा किताब में नहीं। इसलिए हमारे पास जो किताब है वो ऑथेंटिक है। ये आपका बेयर एक्ट नहीं है, लेकिन ये बेयर एक्ट है यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल का, प्रोफेशनल का, ये सब का अच्छा रहता है और उसमें मिसप्रिंट होने की संभावना कम रहती है। ऐसे तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी हम लोग लेते हैं, और नहीं तो उसका गजट नोटिफिकेशन। अगर कभी डाउट हुआ, जो लोकल पब्लिशर है, ई पब्लिशर का छपा हुआ किताब में, खास कानून किताब में कभी कोई डाउट हो तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन लेना चाहिए। गवर्नमेंट पब्लिकेशन बहुत सस्ता है और करीब करीब सभी एक्ट का गवर्नमेंट पब्लिकेशन हम लोग मंगा के रखते हैं। लेकिन वो जो लॉ की किताब बेचने वाला लोग है, वो लोग गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला किताब कम बेचता है, इसलिए कि उसमें बहुत कम मुनाफा है, क्योंकि कीमत भी बहुत कम है और कमीशन भी उसमें नहीं के बराबर मिलता है, इसलिए फ़ायदा नहीं, लोग नहीं मिलता। तो आप एड्रेस जहाँ दिया हुआ है उसका, प्रिंटिंग प्रेस का जहाँ से अवेलेबल है, उस एड्रेस पर आप बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। या लोकल जो आपके यहाँ बुक वेंडर है, किताब बेचने वाला लॉ का, उसको कह करके कि आप मंगा सकते हैं। और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, गजट नोटिफिकेशन हुआ एक्ट का, वो सभी गजट नोटिफिकेशन जो है वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो गजट नोटिफिकेशन से उसको डाउनलोड कीजिएगा, तो जो चीज़ देखना है वो सेक्शन सही आपको दिखाई पड़ जाएगा और उससे आप ये सर्टेन कर सकते हैं कि जो किताब आपके पास है उसमें छपा हुआ जो सही है, ये गलत है। ऐसा कई बार भी मौका मिला है, पहले भी हमको भी केस के दौरान मौका मिला है। कुछ एक्ट में गलती छपा हुआ था, जिसके कारण दो पार्टी के वकील में वाद विवाद हो रहा था, और यहाँ तक एक केस में विवाद चला कि एक वकील साहब अपना किताब दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे किताब में ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरे वकील साहब दिखा रहे हैं कि मेरे किताब ऐसा लिखा। लेकिन किन्हीं का ध्यान नहीं गया कि ऑथेंटिक किताब कौन सा है, और बाद में ये मैटर उसका जब तीसरे वकील का उसमें एंट्री हुआ और तब तीसरे वकील साहब ने उसको पॉइंट आउट किया, तब जाके मैटर रिजॉल्व हुआ। अभी जो क्लास 1 ईयर और क्लास 2 ईयर का जो लिस्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, पहले उसको हम पढ़ते हैं और उससे आप सुरेश जी आप मिलाइएगा। तो सबसे पहले है सन, क्लास 1 ईयर में आता है सन, उसके बाद डॉटर, उसके बाद वीडो, वीडो के बाद मदर। अब मदर का भी पहला जनरेशन हो गया, माने सन और डॉटर, और माने नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन हो गया। अगर वीडो है तो बराबर का वो उसका जनरेशन हो गया, मदर है तो एक जनरेशन पहले का हो गया। तो इसके अलावे अब नीचे में जाएगा, उससे नीचे जाएगा, तब हो जाएगा सन ऑफ ए प्रीडिसीजन, सन ऑफ ए प्रीडिसीजन माने पोता हो गया, है ना। तो ये भी क्लास 1 ईयर में आ गया। और इस सन ऑफ ए प्रीडिसीजन हो गया, यहाँ पर कॉमा है, और तब उसके बाद आता है डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीजन, डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीजन, फिर कॉमा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, कॉमा हो जाता है, यहाँ समाप्त हो जाता है। और आप जो लिखे हैं सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, ये आपने लिख दिया है, मैंने प्रश्न में लिखा है शर्मा जी। तो यहाँ पर कॉमा आप वाला में नहीं है, कंटिन्यूस में हो गया है। यहाँ लिखा हुआ किताब में सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, फिर कॉमा, उसके बाद है डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, माने तीसरे जनरेशन में आता है, तीसरे जनरेशन में आता है। डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर मतलब एक बेटी थी किसी को, बेटी मर गई, उसकी भी बेटी है, तब बेटी की बेटी नतनी हो गई, तो थर्ड जनरेशन ही भी हो गया। और जहाँ तक लड़का का सवाल है, सन ऑफ ए प्रीडिसीज डॉटर, अगर कोई बेटी थी, बेटी मर गई, उसका बेटा है, तो यानी ये नानी नाती हो गया, तो वही थर्ड जनरेशन में हुआ।
तो फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन का इससे पता नहीं चलता है। आप बना में कंटिन्यूअस लिखा गया है, लिखा हुआ है, कॉमा उसमें छूट गया है, सन ऑफ ए प्रीसीड डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, वहाँ लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल होना चाहिए क्या, सन ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, उसके बाद सेमी कॉलन है, ये अब दूसरा कैटेगरी फिर आता है, डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, फिर सेमी कॉलन है, तब उसके बाद आता है विडो ऑफ ए प्रीसीड सन, फिर सन ऑफ ए प्रीसीड सन ऑफ ए प्रीसीड सन, फिर आता है डॉटर ऑफ ए प्रीसीड सन ऑफ ए प्रीसीड सन, विडो ऑफ ए प्रीसीड सन ऑफ ए प्रीसीड सन, फिर ब्रैकेट में सन ऑफ ए प्रीसीड डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, फिर कॉमा, डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, यहाँ आके आता है डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, डॉटर के बाद कॉमा है, डॉटर ऑफ ए प्रीसीड सन ऑफ ए प्रीसीड डॉटर, डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर्स ऑफ ए प्रीसीड सन। अगर इसको गौर से आप पढ़िएगा और उसको डायग्राम बनाइएगा तो वो ठीक ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो आप जो लिखे हैं उसमें इतना ही है कि उस लाइन में बीच में होना चाहिए सेमी कॉलन या कॉमा होना चाहिए, इसके वजह से वो लगता है सन ऑफ ए प्रीसीड डॉटर ऑफ ए प्रीसीड डॉटर हो गया। चला गया, नीचे चला गया, चौथा जनरेशन में चला गया, तीसरा जनरेशन के बाद चौथा जनरेशन में चला गया, तो वो नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद क्लास 2 ईयर आता है, क्लास 2 ईयर में कॉलम बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्या नियम है क्लास 1 ईयर का, क्लास 2 ईयर का, ये भी जानना जरूरी है। जब इतना सवाल पूछे हैं और भी लोग इस पर पूछते हैं तो ये जानना जरूरी है, वो भी बताएंगे। क्लास 1 ईयर में जितने भी ईयर्स होते हैं, अगर सभी ईयर हैं तो सबका बराबर शेयर होगा, अब सब साइमल्टेनियसली एक साथ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया, उसको एक बेटा है और एक बेटी है और एक पत्नी है और एक मदर है, 4, तो चारों का बराबर बराबर शेयर होगा। चारों क्लास 1 ईयर है, चारों का बराबर शेयर है और सब एक साथ ही लगाते हैं, सब एक बार में। तो जितना ईयर होगा क्लास 1 में सबका बराबर शेयर होगा, सब एक साथ रहेंगे। ये हो गया क्लास 1 ईयर का कंसेप्ट। क्लास 2 ईयर में है क्या, कैटेगरी बना हुआ है। अगर क्लास 2 ईयर में पहले फादर है तो फादर को मिल जाएगा, तो दूसरा क्लास 2 ईयर को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति मर गया और उसके पिता जीवित है, क्लास 1 ईयर में कोई नहीं और पिता जीवित है, और सन्स डॉटर सन माने बेटा के बेटी, तो पोती और उसका लड़का हो गया, है ना। पोती का लड़का है, पिता है और पोती का लड़का है, तो पिता को ही मिल जाएगा, पोती के लड़का को नहीं मिल जाएगी। दूसरा कॉलम में आता है। तो दूसरा कॉलम में जितने भी हैं सन्स डॉटर्स डॉटर्स ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब एक साथ लेंगे। एक आइटम में जो एंट्री है, आइटम नंबर 2 में, क्लास 2 के आइटम नंबर 2 में जितना एंट्री है सन्स डॉटर सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर और सिस्टर, ये सब बराबर हकदार होंगे। अगर फर्स्ट एंट्री में फादर नहीं है तब यहाँ तक हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड एंट्री में जब कोई नहीं है तो थर्ड एंट्री वाला होगा डॉटर्स सन सन्स, डॉटर्स सन्स डॉटर्स, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर। उसी तरह से 4th 5th 6th 7th 8th 10th एंट्री है। और नीचे में एक्सप्रेशन में लिखा हुआ इन दी शेड्यूल रेफरेंस टू ए ब्रदर और सिस्टर डू नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ए ब्रदर और सिस्टर बाई यूटराइन ब्लड। वो यूटराइन ब्लड जो से जब सिस्टर और ब्रदर होता है वो इसका इसमें नहीं इंक्लूडेड। तो ये तो हो गया जहाँ तक शेड्यूल का सवाल है। और शेड्यूल का सवाल है क्लास 1 ईयर का, क्लास 2 ईयर का, इसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं या कोई वकील नहीं जोड़ सकता अपने मन से। तो शेड्यूल बना हुआ है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया और जिसको क्लास 1 ईयर बना दिया और जिसको क्लास 2 ईयर बना दिया, उसी को मानना होगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा सक्सेशन एक्ट में और कब होगा, ये जानना जरूरी है। इस पर भी बहुत से लोग सवाल पूछते हैं और कैसे शेयर मिलेगा ये भी पूछते हैं। तो इसलिए इसी संदर्भ में पहले ये जानिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कब अप्लाई करता है।
हिंदू सक्सेशन एक्ट इसलिए अप्लाई करता है कि अब पुराना जो हिंदू लॉ था वो पुराना हिंदू लॉ एक तरह से समाप्त हो गया। पुराना हिंदू लॉ इसलिए कहते हैं कि पुराना जो ओल्ड हिंदू लॉ कहते हैं कि इसलिए वो शास्त्र पर बेस्ड है, वो पर्सनल लॉ है, वो किसी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ नहीं है हिंदू लॉ। इसलिए हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ जो मुस्लिम लॉ है, ये दोनों पर्सनल लॉ है। तो जो उसका रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे हम लोग का स्मृति है, वेद है, श्रुति है, उससे डेराइव हुआ। तो जो वेद में और स्मृति में और श्रुति में जो सब लिखा हुआ है वही हम लोग का हिंदू लॉ है, जिसको कि बहुत से लेखक, जैसे सबसे नामी गिरामी लेखक थे मुल्ला साहब। मुल्ला ने DF मुल्ला पूरा नाम था, वो जज भी रहे हैं और वकील भी रहे हैं, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। उन्होंने कई किताब लिखा है, तो हिंदू लॉ पर भी लिखा है और मोहम्मदन लॉ पर भी लिखा है। तो DF मुल्ला ने जो लिखा है किताब, उसी को हम लोग जानते हैं ओल्ड हिंदू लॉ कहते हैं, क्योंकि पहले वही कानून था, जो श्रुति स्मृति पर आधारित जो कानून था उसको एक करके लिपिबद्ध किया गया, एक जगह कलेक्ट करके किया गया, चैप्टर वाइज बांटा गया। ज्वाइंट फैमिली किसको कहते हैं, कोपासनरी किसको कहते हैं, कर्ता का क्या राइट है, और भी तरह तरह का जो भी प्रावधान देखते हैं वो हिंदू लॉ में। तो जब 1956 का कानून नहीं बना था तब हिंदू लॉ से ही सारा हिंदू लॉ का जितना भी प्रॉब्लम था, इनहेरेंट राइट्स का हो, बंटवारा का हो, जो भी हो, सब उसी से गाइड होता है। अब जब ये नया कानून बना तो इसमें एक कानून बना, उसमें एक प्रोविजन बना जो पुराने कानून को ओवरराइड करता है, वो सेक्शन 4। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो कानून समाप्त समझा जाएगा, लेकिन पूरा समाप्त नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर वकीलों में और जजेज में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अब हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, ताकि मेरा जो लेक्चर है बहुत से जुडिशियल अफसर लोग भी बराबर फॉलो करते हैं, सुनते रहते हैं, और बहुत से वकील लोग भी सुनते रहते हैं और बीच में जो सवाल करते हैं। इसलिए आज हम इस सेक्शन 4 को पढ़ना चाहते हैं, और सेक्शन 4 को पढ़ने से और एक्सप्लेन करने से क्लियर हो जाएगा कि आज के तारीख में अब ओल्ड हिंदू लॉ अप्लाई करेगा कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से हम लोग को देखना होगा, कानून की व्याख्या करना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि ये कब से लागू हुआ। ये 17 जून 1956 को ये कानून बना था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और बाद में ये 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें लड़कियों को पार्षण माना गया, लड़का के बराबर अधिकार दिया गया, और उसमें प्रावधान में तब्दीली किया गया है। तो अब सेक्शन 1 कहता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में ये लागू है। और किसको ही अप्लाई करता है, तो कहता है एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाई रिलीजन इन एनी ऑफ हिज फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग विरासभ्या, लिंगियात और ए फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज। तो जितना भी है ये सब ब्रांचेज है हिंदू लॉ का, जैसे साउथ में है विरासभ्या, लिंगियात, ये लोग या ब्रह्म समाज वाले हैं बंगाल में, या प्रार्थना सभा या आर्य समाज वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस सब पर अप्लाई करता है। और जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। सब हिंदू में आते हैं और इस एक्ट का प्रोविजन उन लोग के लिए अप्लाई करता है। और उसमें अपवाद दिया हुआ है कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, अगर ये सब धर्म अपना लिया है या कन्वर्ट हो गया है तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा।
फिर सवाल उठता है कि आखिर हिंदू कौन है, ये भी इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। दी फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाई रिलीजन एज दी केस में भी। एक चीज़ जान लीजिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, जनरली लॉ प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ज़रूरी है, या जुडिशियल अफसर के लिए जानना जरूरी है कि हिंदू बाई बर्थ होता है, जन्म से ही हिंदू होता है, लेकिन मुसलमान या क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, बाद में उसको बनाया जाता है। तो जन्म से सिर्फ इंसान पैदा होता है। तो मुसलमान को खतना किया जाता है, सुन्नत उसको बोलते हैं, अकीका, खतना, सुन्नत, और उसको कलमा पढ़ाया जाता है, या इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह रहमान रहीम, उसके कान में पढ़ के कलमा सुनाया जाता है, और उसका रस्म जो है, उसका रिलीजियस राइट्स जो है परफॉर्म करने के बाद उसको खतना बोलते हैं, तब वो जा कर के मुसलमान होता है। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग को भी बाइबिल सुनाया जाता है और उसको शराब पिलाया जाता है, और बैप्टिज्म उसको बोलते हैं, बपतिस्मा, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो वो भी एक रिलीजियस राइट्स है, तब जा कर के क्रिश्चियन होता है। लेकिन हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कि बाई बर्थ होता है। तो इसमें क्लारिफिकेशन के लिए लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं एक्ट के सेक्शन 2 में कि कौन हिंदू होगा। यह एक्ट अप्लाई करेगा हिंदू के लिए। हिंदू कौन है वो समझ ही गए, जो बुद्ध है, जैन है, सिख है, वो भी हिंदू है, और जो आर्य सभा वाला है, या प्रार्थना सभा है, ब्रह्म समाज है, लिंगायत है, वो सब भी सब हिंदू में ही आते हैं। अब कहता एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाई रिलीजन। तो जिसके माता पिता हिंदू हैं, या बुद्धिस्ट हैं, या सिख हैं, या जैन हैं, उनका संतान या तो जायज संतान है या नाजायज संतान है। जायज संतान का मतलब यह है कि मान लीजिए कि पति पत्नी का विधिवत विवाह हुआ है तो जायज संतान है। अगर विधिवत विवाह नहीं हुआ है, ऐसे ही संबंध बना लिए, दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे, तो दोनों अगर हिंदू हैं, उनका संबंध वैवाहिक संबंध है या नहीं है, दोनों स्थिति में जो पुत्र पैदा होगा वो हिंदू पैदा होगा। तो अब हिंदू लॉ अप्लाई करने के पहले ऐसा कई बार प्रश्न आता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक केस ऐसा मेरे पास आया था, उसमें प्रश्न उठा था कि हिंदू है कि नहीं, और इनके लिए ये हिंदू लॉ अप्लाई करेगा कि नहीं। उसके बाद लिखता है एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाई रिलीजन, and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belong or belong। अगर पहला तो हुआ कि जिसके दोनों माता पिता हिंदू हो, उनका लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, यानी कि वैध संतान हो या अवैध संतान हो, सब हिंदू है। अगर दोनों में से माता पिता में से एक कोई हिंदू है और दूसरा कोई हिंदू नहीं है, लेकिन उसका लालन पालन उस व्यक्ति का हिंदू रीति रिवाज से हुआ, उस हिंदू फैमिली में हुआ है जैसे होता है, तो फिर हिंदू कहलाएगा। उसका तीसरा कैटेगरी हुआ एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जीव है, पारसी है, वो हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर लेता है, ये छूट है। वो बाई बर्थ हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर सकता है, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। या मान लीजिए कोई हिंदू पैदा हुआ, जन्म से हिंदू था, बाद में वो मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद फिर वो रिकन्वर्ट होकर हिंदू बन गया, तो भी हिंदू माना जाएगा। और वैसा शेड्यूल ट्राइब जिसको सरकार ने गजट में लिखा है कि इसमें हिंदू लॉ नहीं अप्लाई करेगा, तो वैसे शेड्यूल ट्राइब जो होता है, जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में, उन लोग पर हिंदू लॉ का प्रावधान लागू नहीं होता। उन लोग का जो पर्सनल लॉ है उससे गाइड होता है। उसी तरह से सेक्शन 3 में जो लिखा हुआ है वो सब लिखा हुआ है, सभी का परिभाषा दिया हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर ये परिभाषा भी देखना चाहिए
और देखते हैं लोग, वकील लोग को देखना पड़ता है हाफ ब्लड किसको कहते हैं, फुल ब्लड किसको कहते हैं, अपना भाई है क्या है इसको, और भी एग्नेट किसको कहते हैं, कोग्नेट किसको कहते हैं, जैसे गोतिया लोग होता है वो वारिस में कौन आता है। इंटेस्टेट का मतलब क्या है, इंटेस्टेट वर्ड इसमें बहुत ज़रूरी है। इंटेस्टेट का वर्ड माने जानना जरूरी है। जब भी किसी हिंदू के संपत्ति के उत्तराधिकार की बात होगी तो अभी 1956 का कानून आने के बाद ये देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति कोई वसीयत लिखा था कि नहीं। वसीयत को विल कहते हैं और उसको अंग्रेजी में टेस्टामेंट कहते हैं। तो वसीयत का जो कागज़ हुआ वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई हिंदू है, वो वसीयत लिख करके मर गया, तब उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो वसीयत में जिसको बनाया है, जिस वसीयत में जो लिखा है, शर्त लिखा है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, ये कौन संपत्ति किसको मिलेगी, तो वो उत्तराधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो विल में लिखा गया है। यानी कि विल में जो लीगेटी उसको बोलते हैं, जिसके पक्ष में विल लिखा गया है उस व्यक्ति को लीगेटी बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए कि राम एक व्यक्ति है और उसको 3 लड़का है। राम हिंदू है और 3 लड़का है और 2 लड़की है। राम ने एक वसीयत लिखा कि हमारी जो संपत्ति है उसमें तीनों लड़का को बराबर बराबर मिल जाएगा, लेकिन लड़की को कुछ संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। उसको कुछ पैसा है बैंक में जमा, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कुछ भी, उसमें से इतना इतना रुपया लड़कियों को मिलेगा, या जो भी उसको लिखना हो लिख दिया। तो अब कानून के हिसाब, मर गया वो व्यक्ति, विल लिख करके मर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति मरा है तो वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लिख के मरा है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी का वो बिक्वेथ कर दिया है, वो विल के जरिए डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उसमें लिखा है कि हमारे मरने के बाद ऐसे ऐसे ही लोग का होगा। तो विल के हिसाब से उसका उत्तराधिकारी देखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेसर। और ये हिंदू सक्सेसर एक्ट जो कहता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेसर। इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जो विल नहीं लिखा है, बिना विल लिखे हुए मर गया है, तो उसका जो सक्सेसर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करेगा, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेसर। तो इसलिए अगर मरता है कोई व्यक्ति तो उसको बोलते हैं डाइंग इंटेस्टेट। डाइंग इंटेस्टेट का मतलब बिना विल लिखे हुए मर गया। इसीलिए वर्ड इंटेस्टेट को इसमें डिफाइन भी किया गया है, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है, सेक्शन 3 के सब क्लॉज जी में दिया हुआ है। इंटेस्टेट का माने है ए पर्सन इज डीम्ड टू डाई इंटेस्टेट in respect of property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन किसी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के बगैर किए हुए मर गया, तब उसको बोलेंगे इंटेस्टेट, डाइड इंटेस्टेट। यहाँ पर लिख दिया गया, इसीलिए आगे जब प्रावधान जब बनाया गया कि कब कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन मरेगा तो कैसे होगा, किसे उत्तराधिकारी होगा, इसके बारे में अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ है। वहाँ पर पहुँचने के पहले एक बात और बता देना चाहते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 कहता है कि 56 का एक्ट है जो पुराने एक्ट पर भारी पड़ेगा, यानी उसको ओवररूल करता है। इसके मुकाबले में पुराना एक्ट लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि प्रावधान है शेयर में कि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा ऐसे ऐसे होगा, अमुक व्यक्ति इसका उत्तराधिकारी हुआ, 56 के एक्ट के हिसाब से, और ओल्ड हिंदू लॉ में उसके विपरीत लिखा हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप बताते हैं, इस एक्ट 1956 के एक्ट से पहली बार लड़कियों को अधिकार मिला है, संपत्ति में शेयर मिला है। 56 के पहले, इस एक्ट के पहले पुराना हिंदू लॉ में लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था। लड़कियों का अधिकार इतने था संयुक्त परिवार में माता पिता से भरण पोषण पाने का, और माता पिता की जवाबदेही थी ही। माता पिता लालन पालन करते थे, भरण पोषण करते थे,
उसके शिक्षा दीक्षा करते थे और उसका शिक्षा दीक्षा के बाद शादी विवाह करते थे और शिक्षा से दान दहेज वगैरह जो भी देते थे ताकि लड़की, कोई भी माता पिता अपनी लड़की को अच्छे से अच्छा घर में विवाह करने के लिए प्रयत्नरत रहता था और अपने औकात के हिसाब से खर्च करके दान दहेज भी देता था। उस समय दहेज को निगेटिव सेंस में नहीं लिया जाता था, उपहार के सेंस में लिया जाता था, गिफ्ट के सेंस में लिया जाता था। और उसके पीछे एक कारण था, जो सामाजिक व्यवस्था थी कि लड़का तो हमेशा साथ में रहता है और लड़का संपत्ति का अधिभोगी होगा और उसी को पूरा अधिकार मिलेगा, लेकिन लड़की को भी कुछ इस तरह से दिया जाए कि वो भी खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर दे। अगर उसका ससुराल अच्छा मिल गया, उसका परिवार अच्छा मिल गया, उसका पति अच्छा मिल गया, जो संभ्रांत है, संपत्ति है उसके पास, तो इस तरह से प्रयास माता पिता करते थे कि उसकी भी जीवन शैली उसी हिसाब से हो जैसे वो माता पिता के परिवार में रह के व्यतीत कर रही है। तो ये सब पुराना कंसेप्ट था। इसीलिए पुराना कंसेप्ट में हिंदू लॉ में जो परिपाटी चली आ रही थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत वो जो दान दहेज दिया जाता था। पहले तो जो बड़े बड़े लोग रहते थे, जो जमींदार लोग रहते थे, जमीन खोइछा में लड़की को विदाई में जमींदारी दे देते थे, एक गांव दे देते थे, 4 गांव देते थे। एक जिला में जमींदारी है तो मान लिया एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार है तो पटना जिला का पूरा जमींदारी अपने बेटी को दहेज में या विदाई में या खोइछा में दे दिया, ऐसा मिलता था। तो ये पुराना दहेज देने का रिवाज जो है, जो कई तरह का था, उसमें सोना चांदी नगद रुपया के अलावे अन्न और गाय और जमीन, ये देने की परिपाटी जमाने दराज से चली आ रही है पुराने हिंदू लॉ में। अभी कोई बुरा नहीं मानता था और इसको समाज में अच्छा ही माना जाता था। इसलिए उस समय इस तरह का कोई विवाद नहीं रहता था और लड़कियों का संबंध माता पिता से, नैहर से या माता पिता के मृत्यु के उपरांत भाइयों से, भतीजों से बराबर बना रहता था और ये दोनों परिवार का संबंध जन्म जन्मांतर तक चलते रहता था। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन 56 के एक्ट में लड़कियों को अधिकार दिया गया। किस चीज़ में अधिकार दिया गया? पिता के संपत्ति में जो पिता का हिस्सा होगा उसमें से लड़की को लड़का के बराबर अधिकार दिया गया, 56 के एक्ट में दिया गया। तो अब अगर सवाल ही उठेगा कि आज के तारीख में, अब तो 56 का कानून आ गया, तो 56 के तारीख में आज की लड़की को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पुराना हिंदू लॉ अब नहीं हम देख सकते हैं। अगर पुराना हिंदू लॉ देखेंगे तो उसमें 56 के पहले का हिंदू लॉ में लड़की को कोई हिस्सा नहीं था। तो अब लागू होगा नया, क्योंकि नया हिंदू लॉ जो है पुराने हिंदू लॉ के प्रावधान के विपरीत प्रावधान बना है, कंट्राडिक्टरी प्रावधान बना है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है। तो कौन प्रिवेल करेगा? तो यही नया कानून 56 वाला प्रिवेल करेगा, यही ओवरराइड करेगा। ऐसा ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 कहता है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, जो हम ओल्ड हिंदू लॉ बोल रहे थे वही, एनी टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, कोई भी व्याख्या किया गया, कोई भी वहाँ कानूनी प्रावधान है, और एनी कस्टम और यूसेज, और कोई कस्टम अगर हो, रीति रिवाज हो पहले से ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से, एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। इसका कहने का मतलब, अगर पुराने हिंदू लॉ में जो भी प्रावधान था, रूल वगैरह, नियमावली प्रावधान बनाया हुआ था, या उस लॉ के अंतर्गत उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो इलाके का कस्टम था, पारिवारिक व्यवस्था थी, उसमें जो संपत्ति का मैनेजमेंट होता था, विभाजन होता था, या उसके लिए बारे में जो व्यवस्था की गई थी, वो सब व्यवस्था जो थी अब समाप्त हो गई। अब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब ये नया एक्ट आ गया, ये लिखा हुआ है। उसी तरह से एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू अप्लाई टू हिंदू इन सो फार एज इट इज कंसिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन। तो ओल्ड हिंदू लॉ के अलावे और भी जो भी कानून थे जो हिंदुओं के ऊपर लागू होते थे, और वो कानून इस वर्तमान कानून 56 वाला कानून के विरोधी अगर है, जो प्रावधान जहाँ विरोधाभास है दोनों में, तो उसमें यही 56 वाला कानून ही लागू होगा, वो नहीं लागू होगा। वो माना जाएगा कि वो सब खत्म हो गया। अब इंटेस्टेट सक्सेशन के बारे में अलग चैप्टर है, सेक्शन 5, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टी। ये कौन कौन प्रॉपर्टी है जिसमें एक्ट नहीं अप्लाई करेगा?
इसमें लिख दिया गया। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। क्लियर कर दिया गया। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 क्या है? वो भी सक्सेशन एक्ट है, लेकिन वो सक्सेशन एक्ट जो है ये नहीं अप्लाई करेगा। एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच इज रेगुलेटेड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट by reason of the provisions contained in section 21 of the Special Marriage Act 1954। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो प्रावधान है और हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान है सेक्शन 21 में, उसके हिसाब से कोई प्रॉपर्टी का अगर विभाजन होना है, सक्सेशन वगैरह देखना है, तो वो उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट बना है क्रिश्चियन लोगों के लिए बना है, तो हिंदू लोगों के लिए नहीं है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही विल का प्रावधान है। विल का प्रोवेट बनाने का या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट कराने का प्रावधान इंडियन सक्सेशन एक्ट में। तो ये पहले ही लिख दिया गया कि जब कोई विल नहीं है, इंटेस्टेट जब मरेगा तभी कोई हिंदू मर जाएगा इंटेस्टेट, तभी ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू होगा। अगर कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लिख दिया है, तो टेस्टामेंट्री डिस्पोजन अगर कर दिया है डिस्पोजिशन, तब तो वो इंडियन 25 एक्ट जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से ही लागू होगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ भी लिख दिया गया है कि जब 1925 एक्ट जिसमें लागू होगा उसमें 1956 एक्ट लागू नहीं होगा। ये भी देखना पड़ेगा। तो उसको देखने का साधारण तरीका ये ही देखना है कि जो व्यक्ति मरा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, और उसके पास संपत्ति थी, संपत्ति छोड़ के मरी है या मरा है, तो पहले ही देखना होगा कि उसको कोई बिल लिखा था अपने जीवन में कि नहीं लिखा था, कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर विल लिखा था तो विल के अनुसार उसका सक्सेशन डिसाइड हो जाए, उसका उत्तराधिकारी का निर्णय लिया जाए, और विल के अनुसार ही कार्रवाई करना होगा। और जो व्यक्ति को विल के द्वारा संपत्ति मिले वही उसका उत्तराधिकारी होगा, दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। यानी कि अगर कोई सही में वैध उत्तराधिकारी है तो उसका उत्तराधिकार समाप्त समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम एक व्यक्ति है, उसने हरि और मोहन दो लड़का है, उसको वो दो लड़का में से एक लड़का को लिख दिया हरि को ही कि हमारे मरने के बाद मेरी पूरी संपत्ति हरि को मिलेगी, मोहन को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तब अगर वो विल नहीं रहता तो 56 के कानून के हिसाब से या पुराना हिंदू लॉ के हिसाब से भी दोनों बेटा को मिलता, बराबर बराबर अधिकार होता उसका, हरि और मोहन का। लेकिन बाप अपने जिंदगी में ही लिख दिया कि नहीं, मोहन का कुछ नहीं होगा, हरि का ही होगा, तो उसका उत्तराधिकार समाप्त कर दिया पिता ने और उस पर रोक लग गया। अब हरि को ही मिलेगा। और हरि को ये लेने के लिए जो 1925 एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट की व्यवस्था के हिसाब से, अगर उसमें कोई विवाद हुआ, मोहन को विवाद खड़ा करेगा, तो उसको कोर्ट से प्रोवेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और तब जा कर के उसका विवाद समाप्त हो जाएगा, उसमें मोहन को कुछ नहीं मिलेगा। मोहन कोई मुकदमा भी करेगा तो नहीं जीत सकता है, न जबरदस्ती करेगा तो उसको अधिकार नहीं रहेगा, न उसको बेचने का अधिकार रहेगा, न उसको कब्जा करने का अधिकार रहेगा, कुछ नहीं। उसका जो भी उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होना की संभावना थी, आधा हक और हिस्सा होता अपने पिता की संपत्ति पर भाई होने के नाते हरि का, तो वो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब ऐसा इसलिए कहते हैं कि पहले ओल्ड हिंदू लॉ में, क्योंकि हिंदू जब भी हम बोलते हैं हिंदू वर्ल्ड, तो हिंदू वर्ल्ड का माने कानून में माना जाता है कि जितना भी हिंदू परिवार है वो सब संयुक्त परिवार है। ओल्ड हिंदू लॉ, चाहे मिताक्षरा स्कूल हिंदू लॉ हो या दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ हो या बनारस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जहाँ भी हम शब्द हिंदू बोलते हैं तो हिंदू का मतलब है कि वो परिवार संयुक्त, और संयुक्त परिवार में सभी संपत्ति संयुक्त है। ये कानून के अंदर मान्यता है, इसको प्रिजम्पशन बोलते हैं। जब भी बात होगा कोई बोलेगा कि हम हिंदू हैं या आई एम मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली, इट इज हिंदू फैमिली। इसलिए कानून में जो मैक्सिम बना है, हिंदू लॉ का प्रिंसिपल बना है, एवरी हिंदू फैमिली इज ज्वाइंट अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, द कोर्ट शैल टेक प्रिजम्पशन, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये ऑटोमेटिक जुडिशियल प्रिजम्पशन, जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट कि हिंदू फैमिली ज्वाइंट है। अगर कोई व्यक्ति कहता है बंटवारा हो गया तो उसको साबित करना पड़ेगा बंटवारा, जो रोज बंटवारा का मुकदमा हम लोग देखते हैं
कि जो फील देता है कि पार्टीशन हो गया उसको साबित करना पड़ता है, और जो कहता है ज्वाइंट है उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही बोलता है कि ज्वाइंट है तो ज्वाइंट हो जाएगा, तो प्रिजम्पशन है ज्वाइंटनेस का। तो ज्वाइंट फैमिली में कोई व्यक्ति का कितना शेयर है नहीं है ये पता नहीं रहता है ज्वाइंट फैमिली में। शेयर कब बढ़ता है, जब बंटवारा का डिमांड करता है तब, या कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसका शेयर निकलता है, या बंटवारा का मुकदमा होता है, या बंटवारा का भी बंटवारा करता है, या मौखिक बंटवारा करता है, एक्चुअल बंटवारा करता है तो उसका शेयर निकलता है और अलग अलग संपत्ति का डिवीजन होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का विल नहीं कर सकता। पहले हिंदू लॉ के अनुसार, पुराने हिंदू लॉ में जो अनडिवाइडेड संपत्ति है यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसको विल करने का अधिकार नहीं था, वो अपना ही संपत्ति का विल कर सकता। तो बंटवारा तो हुआ नहीं है, और ज्वाइंट है तो ज्वाइंट में सबका माना जाएगा, तो विल नहीं कर सकता। इसलिए अब 56 का जब कानून बन गया तो 56 के कानून में एक सेक्शन बना दिया गया, वो सेक्शन 30 बना दिया गया। 30 के अनुसार से अब जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें भी कोई हिंदू है जिसका अपना शेयर है उसका विल कर सकता है सेक्शन 30 के हिसाब से। ये भी जानना जरूरी है। इसलिए अब जो विल है ये विल ज़्यादा होने लगा है हिंदुओं में। इसमें साफ लिखा हुआ है सेक्शन 30 में, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, एनी हिंदू में डिस्पोज ऑफ बाई विल और अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन एनी प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सो disposed of by him or by her in accordance with the provisions of the Indian Succession Act 1925 or any other law for the time being enforced and applicable to Hindu। अब उसके एक्सप्रेशन में दिया हुआ है नीचे, इसको पढ़ने से द इंटरेस्ट ऑफ ए मेल हिंदू इन ए मिताक्षरा कोपासनी प्रॉपर्टी और द इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ ए तारवाड़ तवाजी इलम खुतुम Kavara in South India Mata in the property of the Tawad, Tawazi, Ilam, Kutum or Kavaru shall notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time being enforced be deemed to be property capable of being disposed of by him or by her within the meaning of section। तो जो भी हिंदू है, अलग अलग हिंदू सेक्ट है, सब साउथ में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, मिताक्षरा कोपासनी में जो भी है, तो उसमें जो मेल हिंदू है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका अपना जो हक हिस्सा शेयर है ज्वाइंट फैमिली में, उसका वो विल कर सकता है। जब इस एक्ट नहीं बना था 56 का एक्ट और सेक्शन 30 नहीं था, तो इस एक्ट बनने के पहले ओल्ड हिंदू लॉ में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी हिंदू अपना विल नहीं लिख सकता था, और विल वैलिड नहीं था, इसलिए कि उसको राइट नहीं था, अलग से संपत्ति बटा हुआ नहीं था और संपत्ति में उसका शेयर डिवाइड नहीं हुआ था। इसीलिए आगे और भी बहुत सा मिलेगा, इसमें प्रावधान मिलेगा। ये एक्ट लागू करने के बारे में लिखा हुआ है कि किसका संपत्ति था और कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 2 सेक्शन बना दिया गया। एक सेक्शन बना दिया गया 8 बना दिया गया मेल के लिए और 15 बना दिया गया फीमेल के लिए। 8 में लिखा गया जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल। अगर कोई मर्द मरेगा ज्वाइंट फैमिली में एज ए मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली या कोपार्टनर्स के रूप में कोपार्टनरी प्रॉपर्टी को रखते हुए मर गया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड, यहाँ वर्ड देखिए इंटेस्टेड लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। इसी चैप्टर के हिसाब से होगा। पहला क्या हुआ कि कोई मेल हिंदू है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो बिना विल लिखे हुए इंटेस्टेड मरता है, तो उसका प्रॉपर्टी किस पर जाएगा, डिवॉल्व करेगा, किसको वरासतन हक मिलेगा, वारिस के रूप में किसको मिलेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ फर्स्टली अपॉन द ईयर्स बीइंग द रिलेटिव्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। तो क्लास 1 शेड्यूल अभी पढ़े थे, शर्मा जी का पहला जो ओपनिंग लाइन में बोले थे उसमें शेड्यूल क्लास 1 का पढ़ करके सुनाए थे।
तो शेड्यूल 1 जब भी देख रहा होगा, शेड्यूल 1 में कौन कौन क्लास 1 एयर है, शेड्यूल 1 में क्लास 1 एयर आते हैं, तो इन लोग को मिलेगा। उसके बाद दूसरा कहा था, सेकेंडली इफ देयर इज नो एयर ऑफ क्लास 1, अगर क्लास 1 एयर कोई नहीं है तब जाएगा अपॉन द ईयर्स बीइंग द रिलेटिव्स रेसिडेंट इन क्लास 2 ऑफ दिस। तो पहला हुआ कि अगर कोई मेल है, कोई हिंदू मेल है, वो मर गया है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में मेंबर है, ज्वाइंट फैमिली के मेंबर के हिस्से से मरा है, बिना पार्टीशन में मरा है, तो उसको ज्वाइंट फैमिली में उसका कितना शेयर था, उसका जितना शेयर था वो शेयर का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वो होगा क्लास 1 एयर। अगर उसका सेपरेट प्रॉपर्टी था, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था, अकेला प्रॉपर्टी था या अकेला था और उसका कोई कोपार्टनर या कोई पट्टीदार नहीं था, दोनों स्थिति में यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या बंटवारा से मिला हुआ प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह से स्वतंत्र प्रॉपर्टी उसके पास है और उसमें किसी का हक हिस्सा नहीं है, तो या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसमें जो उसका हक और हिस्सा जितना शेयर होता है, उसके बारे में सेक्शन 8 कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास या तो स्वतंत्र प्रॉपर्टी है या इजमाल प्रॉपर्टी में, कोपासनी प्रॉपर्टी में उसका अपना हक हिस्सा है, वो बिना विल लिखे हुए अगर मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में कौन प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त करेगा जो क्लास 1 एयर लिखा हुआ है। क्लास 1 एयर में लिखा हुआ है सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है और बहुत सा चार्ट बना हुआ है, तो उसमें देखना होगा क्लास 1 एयर। अगर क्लास 1 एयर नहीं है तो क्लास 2 ईयर में जाएगा, दूसरे श्रेणी के जो उत्तराधिकारी हैं उनमें जाएगा। उसका तीसरा बात लिखा, थर्डली इज देयर इज नो एयर ऑफ एनी ऑफ द 2 क्लास, अगर क्लास 1 और क्लास 2 ईयर नहीं है तब जाएगा एग्नेट ऑफ द डिसीज, एग्नेट मतलब चचेरे भाई जो है उन लोग के ऊपर जाएगा। अगर चचेरे भाई में भी नहीं है कोई है तब जाएगा कोगनेट पर, माने गोतिया जो थोड़ा दूर के जो गोतिया हो गए उनके ऊपर जाएगा, तो जो भी है वो सबको मिलेगा। तो ये हो गया। अब कैसे उसमें मिलेगा, क्लास 1 और क्लास 2 में जो शुरू में हम बता रहे थे उसको भी लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में लिखा और सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। Among the years specified in schedule, those in class 1 shall take simultaneously, जैसा हम पहले बता चुके हैं। क्लास 1 एयर है जो सभी साइमल्टेनियसली लेंगे, एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर एयर्स, those in the first entry in class 2 shall be preferred to those in the second entry, or those in the second entry shall be preferred to those to the third entry, and so on so forth। क्लास 1 एयर में सब बराबर लेंगे, जितने अगर हैं 1 2 3 4 5 जो भी है सब बराबर लेंगे। और क्लास 2 में एंट्री वाइज है, फर्स्ट एंट्री वाले हैं वो अगर हैं तो सेकंड एंट्री वाले को नहीं मिलेगा, सेकंड एंट्री वाले हैं तो थर्ड वाले को नहीं मिलेगा, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद है बंटवारा के बारे में सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटेस्टेड शैल बी डिवाइडेड अमंग द ईयर्स ऑफ क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग रूल्स। अब कैसे बटेगा, the intestate widow, or if there are more widows than one, all the widows together shall take 1 share। अब शेयर निकालने का तरीका दिया, इस पर बहुत से लोग पूछते हैं, अभी हाल में 2-3 जुडिशियल अफसर ने शेयर निकालने का पूछा, तो यही सेक्शन 10 में इसी के हिसाब से शेयर निकलेगा। लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति को 2 पत्नी थी, दोनों विडो बच रही है, तो दोनों को मिला के 1 शेयर होगा, दोनों को मिला के 1 शेयर निकलेगा। The surviving son and daughters and the mother of the intestate shall each take 1 share। अगर लड़का है और लड़की है और माँ है तो सबको 1-1 शेयर मिलेगा। अगर एक ही पत्नी है तो 1 ही शेयर मिलेगा, मतलब पत्नी हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, माँ हो गई, सब क्लास 1 एयर है तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। The heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall take between them 1 share। अगर एक ब्रांच में कोई मर गया लड़का और उसके नीचे सब है 2 3 4 5 लड़के हैं, तो उसमें से सब मिला करके 1 शेयर उनको को मिलेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रेफर टू इन रूल 3, एमंग द heirs इन द ब्रांच ऑफ द predeceased son shall be so made that his widow or widows together and the surviving son and daughters gets equal portion, and the branch of his predeceased son gets the same portion among the heirs in the branch of the predeceased daughter shall so made।
तो जब भी ये कैसे बंटवारा होगा और कौन किसको मिलेगा, क्लास 1 में कितना मिलेगा, क्लास 2 में मिलेगा, तो सेक्शन देख लेना चाहिए। और सभी वकीलों के लिए हमेशा के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और याद नहीं रहता है, लेकिन बार बार जो अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा तो याद हो जाता है। अगर कोई प्रश्न आता है तो किताब खोल के देखना ज़्यादा उचित है। अब सेक्शन 10(11) कहता है कि क्लास 2 में कैसे होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेड शैल बी डिवाइडेड बिटवीन heirs स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली। एक एंट्री में जितना रहेंगे वो सब बराबर लेंगे। एक एंट्री जैसे क्लास 2 ईयर का फर्स्ट एंट्री है तो फर्स्ट एंट्री वाला जितना है सब ले लेगा। एक है जैसे फादर है पहला में, तो फादर के बाद नीचे वाले को नहीं मिलेगा। दूसरा एंट्री में कई है, भाई बहन है, तो उन सबको मिलेगा, तीसरा एंट्री वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन एक एंट्री में जो है सब बराबर लेगा। उसी तरह से आगे में लिखा हुआ है एग्नेस एंड कोग्नेट्स के बारे में कैसे मिलेगा। और फिर जब फीमेल की बारी आएगी तो सेक्शन 15 में भी उसी तरह का प्रावधान होगा। सेक्शन 15 में देखना होगा तो वही उसी तरह का प्रावधान बना हुआ है जैसा सेक्शन 8 में है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेड शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट आउट इन सेक्शन 16, फर्स्टली अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन ऑफ एनी predeceased सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। ये जो है क्लास 1 ईयर में आते हैं, इन लोग को पहले मिलेगा। और दूसरा है सेकेंडली अपॉन द heirs ऑफ द हस्बैंड, अगर वो नहीं है तो heirs ऑफ द हस्बैंड बनाएंगे। और थर्डली अपॉन द मदर एंड फादर, ये इस हिसाब से बंटवारा होगा। फोर्थली अपॉन द heirs ऑफ द फादर एंड लास्टली अपॉन द heirs ऑफ द मदर। तो ये आप समझ गए। ये जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कैसे बंटवारा होगा। इंटेस्टेड सक्सेसर ही होता है। अब इसी संदर्भ में और भी बहुत सारे एक्ट आते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है एक वकील साहब का, उसको भी हम आंसर कर देते हैं। और सक्सेशन एक्ट पर तो काफ़ी समय होगा और बहुत लोग का प्रश्न रह जाएगा। सक्सेशन एक्ट बड़ा टिपिकल है और इसमें पूरा कवर करने में काफ़ी समय लगेगा और आज संभव नहीं है। आज हम इसी में इनका एक प्रश्न का और आंसर दे करके कंक्लूड करना चाहेंगे। एक वकील साहब हैं सुरेंद्र एडवोकेट, त्रिवेणीगंज से, ये भी बराबर सवाल करते रहते हैं। इनका एक सक्सेशन से संबंधित ही सवाल है, वो हम उसको भी चाहते हैं कि आंसर कर दें ताकि सक्सेशन वाला चैप्टर एक साथ समाप्त हो जाए। इनका प्रश्न था कि एक व्यक्ति की 2 पत्नी, तो उसका बंटवारा कैसे होगा। ठीक, तो सवाल सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हम जवाब एक तरह से दे ही दिए हैं और ऐसे व्हाट्सएप पर ही सवाल पूछे थे तो व्हाट्सएप पर भी हमने जवाब दे दिया है। तो अब मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति ए है, उसकी 2 पत्नियां हैं, W1 एंड W2, सिर्फ इतना ही इन्होंने लिखा। उसके बाद लिखा है कि उनके बच्चों के बीच में, तो उनके कितने बच्चे हैं क्या इन्होंने लिखा है। तो मान लिए कि W1 को 2 बेटा है और W2 को 3 बेटा है, ये मान के चल रहे हैं जैसा कि सुरेंद्र जी का प्रश्न है। तो इसका बंटवारा कैसे होगा, तो ये तो सब सक्सेशन एक्ट में ही लिखा हुआ है। और आप वकील हैं और आप काफ़ी समय से वकालत कर रहे हैं सुरेंद्र जी, तो आप थोड़ा सा सक्सेशन एक्ट पढ़िए। हालांकि आपको हमने लिख के दिया था व्हाट्सएप पर कि गो थ्रू सेक्शन 15 और देन टॉक मी। आपने फिर उसके बाद हमसे न बात किया और न कुछ आपने कमेंट किया और न कुछ लिखा है। इसलिए आज का हम आपका प्रश्न हमको याद था, हालांकि हमने आपको रिप्लाई कर दिया है, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं और सब कनेक्टेड है। जुडिशियल ऑफिसर ने भी कई पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को ले रहे हैं। तो पत्नी जो है क्लास 1 ईयर में है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को 2 पत्नी है, 2 पत्नी है, तो क्वेश्चन ये है कि दोनों पत्नी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि एक शेयर में दोनों का आधा आधा हो जाएगा, पत्नी के हैसियत से उनको शेयर मिलेगा। अब उसके बाद है सवाल कि उनके लड़कों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो लड़कों को भी बराबर मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे कि अगर एक ही पत्नी से 5 लड़का होता तो 5 को बराबर होता। अगर कोई व्यक्ति ए है, उसका पहली पत्नी W1 है, उससे 2 लड़का है, और दूसरी पत्नी W2 है, उससे 3 लड़का है, तो अगर बंटवारा होगा, ए मरेगा तो ए का एक हिस्सा पत्नी का होगा, क्योंकि क्लास 1 ईयर में पत्नी भी है बेटा भी है, तो एक पत्नी दोनों पत्नी मिला के एक हिस्सा माना जाएगा। बाद में उन लोग को फिर आधा आधा हो जाएगा। तो एक हिस्सा हो गया, और 5 लड़का हो गया, तो 5 एक 6, तब बंटवारा होगा। जो भी संपत्ति है वो मान लीजिए कि 6 बीघा संपत्ति है, तो एक एक बीघा हो जाएगा, एक एक बीघा 6 जगह हो जाएगा, तो 6 जगह हो जाएगा, यानी कि 5 लड़का को एक एक बीघा 5 बीघा हो गया, और दोनों पत्नी को 1 बीघा हो गया, यानी कि एक पत्नी को आधा बीघा, दूसरे पत्नी को आधा बीघा, दोनों मिला के 1 बीघा, तो 1/6 हो गया। अगर 2 पत्नी नहीं रहती, एक ही पत्नी रहती, W1 रहती सिर्फ, तो W1 को 1 बीघा हो जाता, तो शेयर का डिवीजन उसी तरह से होता। तो वो विवाह होने से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको शेयर होगा चाहिए। अब क्वेश्चन बाद में ये उठेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पर पहले क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 के आने के पहले 1 से 2 शादियाँ होती थी। हिंदू मैरिज आने के बाद वो इनवैलिड हो गया। एक हिंदू जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता पहली पत्नी के रहते हुए, तो वो वॉइड मैरिज हो गया। अब वॉइड मैरिज हो गया, तो वॉइड मैरिज के बाद हुआ उससे जो बाल बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट है कि इलीजिटिमेट है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो वो दोबारा जो शादी हुआ वो इनवैलिड हो गया, वॉइड हो गया, तो बच्चा जो उससे पैदा हुआ उसको इलीजिटिमेट माना गया। इलीजिटिमेट माना गया तो शुरू में ये आया कंसेप्ट कि जब अवैध संतान है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा बाप के संपत्ति। लेकिन बाद में हिंदू मैरिज एक्ट को 1986 में अमेंड कर दिया गया। अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कानून कि वो लड़का जो है, कोई भी लड़का जो है, वो माँ बाप के पवित्र संबंध से ही पैदा होता है। लड़का का कोई दोष नहीं है, या जो लड़का लड़की जो भी संतान है उसका कोई दोष नहीं, वो हमेशा पवित्र रहता है, वो परमात्मा की देन है। वो अवैध हो ही नहीं सकता, इलीजिटिमेट हो ही सकता, तो उसको लेजिटिमेट ही माना जाएगा। तो इसलिए अगर शादी वॉइड है, माता पिता के बीच में शादी वॉइड है, क्योंकि वो दूसरी शादी मनाही है, एक हिंदू पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है, तो मैरिज वॉइड हो गया। तो मैरिज वॉइड हो गया तो इसलिए वो लड़का इलीजिटिमेट हो गया। फिर भी 1986 के बाद के कानून के मुताबिक वो शेयर का हकदार हो गया। तो अगर मान लीजिए जैसा कि इनका सुरेंद्र जी का प्रश्न है, 2 पत्नी है, तो पहले हम ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से लेकर चले दोनों पत्नी का शादी वैलिड है। वो 54 के पहले का अगर उसका विवाह हो चुका है तो वैलिड है, तो विवाह वैलिड है, तो दोनों का जैसे इंटाइटलमेंट बताया वैसे ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि 54 के बाद शादी किया तो वो इनवैलिड हो गया, पहली पत्नी के रहते हुए इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड हो गया, तब दूसरी पत्नी जो W2 है उसके बाल बच्चा को 86 के पहले अगर करना हुआ होता तो उसको शेयर नहीं मिलता, तब पहली पत्नी को मिलता 1 शेयर, और पहली पत्नी से 2 लड़का है 2 शेयर, यानी कि 3 जगह बढ़ता, तो 6 बीघा में 2 बीघा हो जाता। लेकिन अगर ये दोबारा जो शादी हुआ W2 से जो शादी हुआ एक का, वो शादी से अगर 3 बच्चा पैदा हो गया, वो तीनों बच्चा को लेजिटिमेट मान लिया गया 86 के पार्टीशन के बाद। तो जैसा कि हमने शुरू में कैलकुलेट किया, सबका बराबर हो जाएगा, 5 हिस्सा बेटों का और 1 हिस्सा पत्नी का, तो हो गया 6 हिस्सा में बट गया, तो उसका भी शेयर हो गया। लेकिन लड़का का शेयर हो जाएगा, लेकिन वो W2 को शेयर नहीं होगा। वाइड मैरिज अगर है, वाइड मैरिज से वाइफ को शेयर नहीं होता, वाइफ को उसमें शेयर का इंटाइटलमेंट नहीं है। यानी कि अगर ये वाइड W2 का शादी वाइड है, W2 का शादी वाइड है, तो W2 का बाल बच्चा 3 है और W1 का बाल बच्चा में से 2 है, तो 5 हो गया। और वाइफ के रूप में सिर्फ W1 इंटाइटल है, तो 6 शेयर वैसे भी हो गया।
यानी कि W2 जो है एलिमिनेट हो गई, W2 को कोई हक हिस्सा नहीं मिलेगा जब वो मैरिज वॉइड है उसका। अगर जब मैरिज वॉइड नहीं है, वैलिड है, तो उसको मिलेगा। अगर वाइड मैरिज है, 86 के पहले का सिचुएशन है, तो वाइड मैरिज वाले बच्चे को कोई शेयर नहीं मिलेगा, यानी 3 लड़का को नहीं मिलेगा, 2 को। तो ये स्थिति को समझना पड़ेगा। इसके अलावे और भी कई परिस्थितियाँ आवेगी, इसमें ओल्ड हिंदू लॉ का भी आएगा, फिर 1937 एक्ट का आएगा, जो वीडो का जो कानून है उसका शेयर का आएगा, फिर 2005 में अमेंडमेंट हुआ है वो भी आएगा। तो बहुत सारा और प्रश्न इसके संबंधित आएगा, तो काफ़ी लंबा चलेगा। हमको जहाँ तक याद है इस पर कुछ प्रश्न किया गया था। तो अभी एक खास जुडिशियल ऑफिसर का एक प्रश्न आया था, उन्होंने लिखा था कि हम कैसे निकालेंगे, शेयर निकालने का क्या तरीका है और कौन सा केस देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है, वो आपका फुलावती केस है, दनम्मा केस है, वो सब केस में कहा था। और बाद में जो फुल बेंच जजमेंट आया, राकेश शर्मा वाला केस है, विनीता कुमारी वाला केस है, उसको फॉलो करना होगा। तो उसमें निकालने का तरीका क्या है, उसमें निकालने का तरीका यही है, सेक्शन 6 में जो प्रावधान बनाया गया है, जिसको बोलते हैं कि नोशनल पार्टीशन। अगर कोई आदमी ज्वाइंट फैमिली में मर गया है, कोई कोपार्टनर है और कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, मर गया, तो कोपार्टनर जब मर गया, तो जिस समय वो मरा उस समय वो ज्वाइंट था, तो मरते के साथ ही उसका सेपरेशन ऑफ शेयर माना जाता है नोशनली, सेक्शन 6 के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 के हिसाब, उसको बोलते हैं नोशनल पार्टीशन, या कि काल्पनिक पार्टीशन माना जाएगा। क्योंकि अब वो मर गया, तो उसका जो हक हिस्सा था कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, उसका डिवीजन हमको दिखाना है। जैसे सेक्शन 8 के हिसाब से आपको पढ़ के सुनाए, क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, एग्नेट्स और कोवेनेट्स किसको मिलेगा। तो अब यहाँ पर वो निकालने के पहले सबसे पहले देखना होगा, ये व्यक्ति जो मर गया, वो व्यक्ति को कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में कितना हक वो हिस्सा था। तो इजमाल हालत में मर गया, तो इजमाल हालत में मर गया, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका शेयर पहले निकालना पड़ेगा। शेयर कैसे निकलेगा, जब वो बंटवारा करेगा, डिमांड करेगा बंटवारा का, तब निकलेगा। तो बंटवारा का डिमांड किया नहीं, एक्चुअल बंटवारा हुआ नहीं, वो मर गया, तो मरने से ही माना जाएगा डीम्ड बंटवारा, काल्पनिक बंटवारा माना जाएगा। ये माना जाएगा कि मरने के 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले वो परिवार में बंटवारा हो चुका था। तो बंटवारा हो गया था तो क्या होता और कैसे होता, उसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम से समझाते हैं, तब देखना होगा। जो शेयर निकाल के बताए तरीका वो ये निकालने का। जैसे ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और उसकी एक पत्नी मान ली W, ठीक है, और W से 2 लड़का है और 1 लड़की है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कोपार्टनर है, तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में इसका शेयर कितना होगा कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में इसका बेटा जो है वो कोपार्टनर्स है, 2 बेटा है ऑलरेडी, इसको है ही कोपार्टनर्स है। तो ये माना जाएगा कि बाप और बेटा के बीच में बंटवारा हो गया मरने के पहले। ये एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कि वो 4 भाई है, ऐसे समझिए। तो 4 भाई है, 4 भाइयों के साथ उसका ज्वाइंट है, तो 4 भाई में ज्वाइंट है, तो 25-25 पैसा हिस्सा हो गया। इसका A का हिस्सा 25 पैसा हो गया, तो A का हिस्सा 25 पैसा हो गया, तो 25 पैसा उसका खास नहीं हुआ, क्योंकि कोपार्टनर उसके साथ उसका बेटा भी जुटा हुआ है। तो बेटा जुड़ा हुआ है, तो उसका जो 25 पैसा है उसमें उसका बेटा का भी होगा, जो उसका कोपार्टनर के रूप में बेटा आता है। कोपार्टनर के डिफिनेशन में 3 डिग्री तक लिखा हुआ है ना, तो कोपार्टनर कहलाता है। तो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो बंटवारा, वो तो भाई से मानिए बंटवारा मान लिए कर दिए, 4 भाई है, तब 25-25 पैसा हो गया। अब 25 पैसा जो हुआ उसमें से फिर 25 पैसा का बंटवारा करेंगे, तो 25 पैसा का बंटवारा करेंगे तो वो 25 पैसा में एक उसका अपना शेयर हुआ, और उसका 2 बेटा है, तो 2 बेटा का शेयर हुआ अपना, जो कि कोपार्टनर है। कोपार्टनर को वर्स राइट होता है, जन्मसिद्ध अधिकार है उसका हिस्सा कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। तो वो 2 हो गया, तो बाप बेटा के बीच में बंटवारा हो गया, यानी कि 25 पैसा हिस्सा में बाप बेटा के बीच में बंटवारा हुआ। तो 25 पैसा में 3 हिस्सा होना चाहिए, 2 बेटा और 1 बाप का। तो 3 हिस्सा नहीं हो के 1 हिस्सा और इसमें हो जाएगा उसकी पत्नी का।
ए की पत्नी का या बेटे के माँ का, दोनों कैपेसिटी। ओल्ड हिंदू लॉ में भी लिखा हुआ है कि मदर के कैपेसिटी में या वाइफ के कैपेसिटी में, दोनों कैपेसिटी में इसको हिंदू प्रॉपर्टी, हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में विभाजन के समय उसको शेयर का इंटाइटलमेंट है, शेयर मिलेगा इक्वल टू दैट ऑफ हर हस्बैंड और इक्वल टू दैट ऑफ ए सन। तो सन को जितना हिस्सा तो सबको बराबर है, ये हस्बैंड को जितना हिस्सा होता है उतना उसको भी मिलेगा, माने उसका ड्यूअल कैपेसिटी है, उसको वाइफ के विडो की कैपेसिटी में भी उसको हिस्सा मिलेगा और ये मिलेगा मदर के हैसियत से भी उसको मिलेगा, दोनों हैसियत से मिलेगा, तो उसको मिलेगा ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से भी मिलेगा। तो ये माना जाएगा कि बाप बेटा के बीच में बंटवारा हो गया, तब 25 पैसा का शेयर का बंटवारा करने के लिए अब एक शेयर उसका हो गया ए का और 2 शेयर हो गया 2 बेटा का, 3 शेयर और 1 शेयर पत्नी का हो गया 4 शेयर। तब 25 पैसा में 4 से भागा दिए, तब कितना हो गया, 6 चौका 24, 6.25 पैसा हो गया, सब 6.25 पैसा, तो सबका बराबर हो गया। अब ए का शेयर क्यों निकाला गया, 6.25 पैसा हो गया, तो अब जो उसका अपना शेयर आया उसी में से लड़की को राइट मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम 54, बाप के शेयर में, बाप का जो शेयर होगा, तो इसीलिए बाप का शेयर निकालना पड़ा। तो बाप का जो शेयर होगा उसमें से फिर अब बंटवारा होगा, यानी कि 6.25 पैसा का फिर बंटवारा होगा, तब किसके बीच में बंटवारा होगा, तब अब इसमें जो है बेटा बेटी पत्नी सबका बराबर होगा, तब 2 बेटा 1 बेटी 3 है, वो पत्नी 4, फिर 6 पैसा में 4 हिस्सा लगेगा, तो 4 डेढ़ 6 पैसा, तो 1.5 पैसा हो जाएगा। तो बेटी का सिर्फ 1.5 पैसा हिस्सा हुआ, जबकि बेटा का ज़्यादा हो जाएगा, उसका 6 पैसा पहले हो गया था और प्लस 1.5 पैसा, तो 7.5 पैसा उन लोग का हो जाएगा। यही बंटवारा करने का तरीका है। ये बंटवारा कैसे किया जाएगा, पुराना बहुत सारा केस मिलेगा, उसमें इम्पोर्टेंट केस है फूलावती वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, फूलावती केस पढ़िएगा तो उसमें से आपको मिलेगा बंटवारा करने का तरीका। और दनम्मा केस है बाद का, उसमें भी है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, फूलावती केस ज़्यादा, और भी बहुत सा केस है जो अभी रेफरेंस नहीं बता सकते हैं, सब सेटल लॉ है, तरीका यही है बंटवारा करने का, ये जानना जरूरी है। तो इसके हिसाब से आप सुरेंद्र जी का सवाल और प्लस एक जुडिशियल ऑफिसर ने भी सवाल किया था कि हम कैसे बंटवारा करेंगे और कैसे शेयर निकालेंगे और कौन सही है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि जो वीडो का राइट जो था कब हुआ, तो 1937 के पहले वीडो का कोई राइट नहीं था, वो एक अलग मसला है, उस पर भी कुछ वकीलों ने सवाल पूछा। 1937 के पहले वीडो को सिर्फ राइट ऑफ मेंटेनेंस था, और हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 जब पास हुआ, वो कहता है कि उस एक्ट के पास होने के बाद जो विडो मरेगी उसी को हस्बैंड के स्टेट में हस्बैंड का शेयर भी प्राप्त होगा। मानिए कि ए मर गया डब्ल्यू को छोड़कर, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था, 37 के बाद मरा, तो पूरा प्रॉपर्टी डब्ल्यू का हो जाएगा। लेकिन इसको एब्सोल्यूट राइट नहीं था, उसको लिमिटेड शेयर बोलते थे, उसको लिमिटेड एस्टेट बोलते थे या लाइफ एस्टेट बोलते थे। वो अपना जीवन पर्यंत उसको कब्जा करके उससे लाभ उठा सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है, खा पी सकती है, उसको बेच नहीं सकती है, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकती। ये उस पर बैरियर था, अपने जीवन निर्वाहन के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन आगे बहुत तरह का सिचुएशन आया है और सब केस लॉ से डिसाइड हुआ है, जिसमें कि अब वीडो को हस्बैंड का श्राद्ध करना है या श्राद्ध का कर्जा चुकाना है, या पहले से कोई शादी ब्याह का कर्जा था, या और कोई जिसको बोलते हैं लीगल नेसेसिटी था, हस्बैंड का किसी महाजन का कर्जा था उसको चुकाना था, तो उसके लिए बेच सकता है, या और कोई रिलीजियस ऑफ पायस एक्ट करना है, तीर्थाटन वगैरह करना है, तो कुछ अंश उसका बेच सकता है, वो सब चीज़ को वैलिड माना गया। और अगर वो नाजायज़ तरीके से बेचती है तो उसको इनवैलिड करार देने के लिए रिवर्सनर, जो हस्बैंड का भाई भतीजा होता था वो रिवर्सनर कहलाता था, वो उसको अधिकार था कि उस डिस्पोजिशन को, उस सेल को चैलेंज करे और उसको तोड़वा दे।
और नहीं तो वो जो बेच दिया तो वैलिड हो गया। तो वो वीडियो वाला में ही देखना होगा 37 के पहले का वीडियो है कि 37 के बाद का वीडियो है, ये देखना। उसी तरह से लड़की वाला में देखना है 2005 के पहले की स्थिति बताए, 1956 और 2005 के बीच की स्थिति। अब 2005 में जो कानून बदल गया, कानून में चेंजेज आ गया और लड़की को बर्थ राइट मिल गया, यानी कि लड़की भी जन्म से ही कुपासनस हो गई। तो कुपासनस हुई तो बेटा के बराबर अधिकार हो गया। तो बेटा के बराबर अधिकार हो गया तो जो भी जो उदाहरण बताए थे, ए का एक पत्नी है डब्लू और 2 बेटा 1 बेटी। तो अब क्या हो गया, अब ए का शेयर निकालने का जरूरत नहीं है। ए का जो अपने भाई से बढ़ के 25 पैसा मिला है उसमें सीधे हो गया 2 बेटा 1 बेटी 1 पत्नी 4। तो चारों का 6.25 पैसा, 6 का 24 हो गया, क्लियर हो गया। तो बेटा और बेटी का एकदम बराबर हो गया। तो अभी कह सकते हैं 2005 के एक्ट आने से लड़कियों के शेयर में इन्हेंसमेंट हो गया, इजाफा हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया कि लड़कियों को पहले पिता का शेयर निकालना पड़ता था और पिता के शेयर निकाल करके ही उसके बाद उसमें डिवीजन किया जाता था। ये बंटवारा करने का तरीका है हिंदू सक्सेशन। तो जब भी बंटवारा का कोई केस आवे वकीलों के सामने या जजेस के सामने, तो ये देखना होगा कि जो व्यक्ति मरा है वो कब मरा है और उसका वारिस कौन कौन है, किसको छोड़ के मरा है। तो उसके हिसाब से 37 का कानून लागू होगा या 37 के बाद का कानून लागू होगा, ये 37 और 56 के बीच का कानून लागू होगा, या 56 और 2005 के बीच का कानून लागू होगा, या 2005 के बाद अगर मरा है तो 2005 का जब कानून बनना अमेंडमेंट हुआ उसके बाद का तो वो लागू होगा। तो उसके हिसाब से बंटवारा देखना है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आज हिंदू सक्सेशन एक्ट पर हालांकि बहुत टिपिकल है और बहुत शॉर्ट में हमने कोशिश किया है, जो मुख्य रूप से जो लोग प्रश्न करते हैं उसके बारे में। ऐसे बहुत सारा इसमें और भी बहुत सारा जटिल प्रश्न है, उसका हम दूसरे लेक्चर में लेंगे। साथ ही साथ इनका वकील साहब का, सुरेंद्र जी का एक और प्रश्न है त्रिवेणीगंज से। हालांकि हमको लगता है कि हैं तो बहुत मेहनती वकील है, लेकिन जितना मेहनत करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं या समय नहीं निकालते हैं। तो लॉ में अप टू डेट रहना भी जरूरी है, फैक्ट में तो जरूर अप टू डेट रहते हैं और बहुत मेहनत से कागज़ लिखते हैं, ऐसा हमको अनुभव हुआ है। क्योंकि एक केस उन्होंने हमारे पास रेफ़र किया था, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत करके केस बनाया था और हमको उनके मेहनत से यहाँ पर केस बनाने में बहुत सुविधा हुई थी। इसलिए सुरेंद्र जी आपको हम विशेष रूप से आपका जो प्रश्न है हम ध्यान में रखे हुए हैं। हालांकि हमने उसका कोई जवाब नहीं था, सीपी से संबंधित है। सीपीसी पर तो मेरा बहुत सारा लेक्चर है, जुडिशल एकेडमी में पढ़ा है, मेरे ख्याल से 25 से 30 लेक्चर होगा। अगर वो पूरा लेक्चर 25 से 30 जो भी संख्या में है प्ले लिस्ट से देख करके कोई वकील या कोई जुडिशियल अफसर सुन लेते हैं या कोई लॉ स्टूडेंट सुन लेता है तो उसको सीपीसी का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, उसको समझने में कोई चीज़ दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ। अब उसी से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा है। किसी केस में हो सकता है जरूरत पड़ा हो, सिविल केस में भी गवाही होती है, सभी लोग जानते हैं। तो गवाह को लाने का उत्तरदायित्व किसका है? जैसे मुद्दई गवाही दे रहा है तब मुद्दई गवाह लावेगा, मुदाले गवाही दे रहा है मुदाले गवाही, मुद्दई मतलब प्लेंटिफ, मुदाले का मतलब हो गया डिफेंडेंट, हिंदी में उसको कहते हैं वादी और प्रतिवादी। तो उसका उत्तरदायित्व है कि गवाह को बुला के लावे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि मुद्दई चाह रहा है जिस व्यक्ति को गवाह में लाना, वो व्यक्ति उसके बस में नहीं, वो गवाह में आना नहीं चाहता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई डॉक्टर है या कोई सरकारी पदाधिकारी है या कोई कर्मचारी है या और ऐसा व्यक्ति है जो उसके प्रभाव में नहीं आता है या उसके अनुरोध पर नहीं आ सकता है और उसकी गवाही जरूरी है। तो उसके लिए मुद्दई क्या कर सकता है? तो मुद्दई को अधिकार है कि कोर्ट में आवेदन दे और आवेदन देने के बाद उस व्यक्ति को बतावे कि उसका गवाही क्यों महत्वपूर्ण है और उसको सम्मन किया जाए। तो कोर्ट उसको सम्मन करेगा एज ए गवाह। अगर उस सम्मन उस पर तामील हो गया उसके बाद नहीं आया तो कोर्ट उस पर वारंट भी कर सकता है और उसकी संपत्ति जब्ती कुर्की भी कर सकता है। ये सारा पावर जो क्रिमिनल में है कोर्ट को सिविल में भी है। अब इसी संदर्भ में सुरेंद्र एडवोकेट जो त्रिवेणीगंज से हैं, इन्होंने पूछा है कि विटनेस जो होता है गवाह को सम्मन का फॉर्मेट सीपीसी में कहाँ है, यह है या नहीं, उनको डाउट हुआ। प्रश्न क्लियर नहीं है लेकिन हमको लगता है कि उनको या तो नहीं मिला होगा
या डाउट हुआ होगा कि सीपीसी में है कि नहीं, या उन्होंने खोजने का प्रयास नहीं किया। हालांकि ये हमने सीपीसी के लेक्चर में बहुत पहले बताया था। सीपीसी इन 3 पार्ट्स, सीपीसी 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। इस पर मेरा एक खास लेक्चर है 3 पार्ट्स का, हेडिंग भी यही होगा। पहला पार्ट में है सेक्शन, दूसरा पार्ट में ऑर्डर एंड रूल्स, और तीसरा पार्ट में है अपेंडिक्स। तीसरा पार्ट को लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन तीसरा पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीसरा पार्ट जो है वो पहला और दूसरा पार्ट से अटैच है। उससे कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर और रूल में प्रावधान बना हुआ है कि वो माना जाएगा कि जो अपेंडिक्स है वो पार्ट ऑफ दी कोड है, बॉडी ऑफ दी कोड है, माने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के शरीर का ही वो अंग है, वो अलग चीज़ नहीं है, उसको अंग माना जाएगा। तब आप प्रश्न का जवाब यही है कि अपेंडिक्स जो है वो बहुत सारा है, अपेंडिक्स ABCD करके। और जब मौका मिले तो किसी भी वकील को ये चाहिए कि एक बार ज़रूर देखें, अगर खास करके जब परिस्थिति आती है जानने का, समझने का। तो शेड्यूल अपेंडिक्स A जो है वो सिर्फ प्लीडिंग्स के बारे में बताता है, और अपेंडिक्स B है जो प्रोसेस के बारे में बताता है। प्रोसेस के अंदर ही सम्मन, वारंट, अटैचमेंट वगैरह ये सब प्रोसेस आता है, उसको प्रोसेस कहते हैं। तो सम्मन टू विटनेस जो है लिखा हुआ है अपेंडिक्स B के हेडिंग में, प्रोसेस में, फॉर्म नंबर 13 में लिखा हुआ है। और वो किस प्रावधान में होता है? ऑर्डर 15 के रूल 1 एंड 5 में, ऑर्डर 15 के रूल 1 और 5 में। अगर आप गवाह के लिए आवेदन दीजिएगा तो ऑर्डर 15 देख करके और गवाह के बारे में आप प्रावधान को कोट कर सकते हैं, उसमें आप आवेदन दे सकते हैं। और जो कोर्ट सम्मन करेगा वो फॉर्म नंबर 13 में जो फॉर्मेट है उसी में होगा। वो फॉर्म अगर मिलता है वहाँ पर छपा हुआ तो ठीक है, नहीं तो सीपीसी के आप उसको टाइप करवा लीजिए, अपना फॉर्म बना लीजिए सम्मन का, और उसी को भर के दे दीजिए। उसके अलावे वारंट होगा, अटैचमेंट होगा, प्रोक्यूरेशन होगा। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 13 से लेकर 19 तक जो फॉर्म है विभिन्न परिस्थितियों में गवाह के अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए। तो ये सुरेंद्र जी आपके प्रश्न का उत्तर। हालांकि आज सक्सेशन एक्ट पर ही ज़्यादा हम फोकस देना चाहते थे, लेकिन आपका प्रश्न उसी से अटैच था, एक ही साथ दोनों प्रश्न था, इसलिए हमने जवाब दे दिया। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज हम यहीं पर व्याख्यान समाप्त करते हैं। और बहुत सारा प्रश्न है, अलग अलग एक्ट के अंतर्गत प्रश्न है। उसमें से एक BT एक्ट से, संथाल परगना एक्ट से संबंधित एक प्रश्न है, और थोड़ा लंबा प्रश्न है, और उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट का भी मामला आएगा, तो फिर अगले लेक्चर में हम देंगे। आज का यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।